जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों अपन संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आज अपन एक और चैप्टर देखेंगे। जो आज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये है मुख्यतः समझ के आधार पर चैप्टर है। इसको समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है। अगर अपन यहाँ से समझ लेके चलेंगे, समझ बना के चलेंगे, तो अपन आने वाले चैप्टर्स को ईजी वे में समझ पाएंगे और उनको अच्छे से याद रख पाएंगे। और इस चैप्टर से संबंधित दोस्तों जो भी मुख्यतः बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपन उनको याद रखेंगे और समझेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों आज अपन चैप्टर्स लेके आए हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलके अपने संविधान में किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से अपने संविधान को मजबूती प्रदान करती हैं, इन सब चीज़ों को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि अपने संविधान में तीन मुख्यतः अंग बोल सकते हो, स्तंभ बोल सकते हो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीन मोस्टली अंग हैं जो अपने संविधान को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो इन्हीं को अपन समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विधायिका। विधायिका का मूल कार्य दोस्तों विधि या कानून बनाना, मतलब कोई भी विधि या कानून जो बनाने का काम है वो विधायिका करती है दोस्तों। कोई भी विधेयक पारित करना होता है या कोई भी बिल पारित करना होता है तो उसका जो प्रस्ताव है वो विधायिका लाती है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये बिल बन गया, प्रस्ताव पारित करवा रही है विधायिका, इसको जो लागू दोस्तों कौन करता है? इसको लागू दोस्तों करती है कार्यपालिका। तो बिल बनाने का जो काम है दोस्तों वो करती है विधायिका, और उसको लागू करने का जो काम है वो करती है दोस्तों कार्यपालिका। अब जो बिल लागू हो गया, बन गया, अगर इस बिल या कानून का कोई दोस्तों उल्लंघन करता है तो वो उल्लंघन करने के बाद जो उसको सजा का जो प्रावधान है वो दोस्तों करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंदर है वो दोस्तों सजा का प्रावधान है। अगर कोई बिल बनाती विधायिका है, लागू करती है कार्यपालिका। अगर कोई नागरिक या कोई आदमी उसका उल्लंघन करता है तो उसकी सजा का प्रावधान है वो न्यायपालिका में बताया गया। न्यायपालिका उसके लिए सजा देती है दोस्तों। तो यहाँ से अपन ने समझ लिया, बिल बनाने का काम विधायिका, लागू करवाने का काम कार्यपालिका, और कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान दोस्तों न्यायपालिका में रखा गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब अपन बारी बारी से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझेंगे कि क्या है और किस तरह से कार्य करती हैं, और उसके बाद में अपन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इनसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं अपन उनका डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, कार्यपालिका। दोस्तों कार्यपालिका को दोस्तों मोटे स्तर से दो स्तर पर कार्य करती है। एक केंद्र सेंटर स्तर पर और दूसरा राज्य स्टेट स्तर पर कार्य करती है। तो ये किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों? केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल है? केंद्र स्तर पर दोस्तों सबसे पहले कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, जो मुख्य होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति, जिसको कार्यपालिका का प्रधान या भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद का इसमें गठन में शामिल है। और उस मंत्रिपरिषद के अंदर दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये सब तीनों मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों बारी बारी से अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे बाद में। लेकिन एक बार अपन यहाँ पे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि कार्यपालिका केंद्र में किस प्रकार से कार्य करती है और राज्य में किस प्रकार से कार्य करती है। तो केंद्र में दोस्तों ये 4 पद होते हैं कार्यपालिका के, और ये इन सब को मिला के केंद्र में कार्यपालिका कार्य करती है। और राज्य में दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र में होती है दोस्तों उसी प्रकार से राज्य में होती है। राज्य में दोस्तों कार्यपालिका में राज्यपाल होता है जो राज्य का प्रधान होता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में वही दोस्तों सभी प्रकार के मंत्री इसमें भी शामिल हैं। तो इसको कार्यपालिका को दोस्तों मोटे तौर पे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पे, जिसमें ये सब है वो केंद्र स्तर पे कार्य करते हैं, ये सब है वो दोस्तों राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख कहा जाता है। लेकिन कार्यपालिका का अगर आपको वास्तविक प्रधान कभी पूछे, वास्तविक प्रधान है तो ये दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति
जो भी नियम या कानून या बनाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही बनाते हैं। तो इसमें मेन योगदान दोस्तों अपने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह या एक टाइप से अपन बोले इसके इशारे पे जो भी कानून या विधि निर्माण है वो इसी के इशारे पे होते हैं। राष्ट्रपति तो उनको अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो वास्तविक प्रधान पूछे तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, और वैसे नॉर्मली प्रधान पूछे तो राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार राज्य का अगर प्रधान पूछे तो राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान पूछे तो दोस्तों मुख्यमंत्री सीएम महोदय होते हैं। अब दोस्तों कार्यपालिका को और मोटे तौर पे अपन दो भागों में डिवाइड करके और देख सकते हैं। कैसे दोस्तों, एक तो दोस्तों स्थायी और एक दोस्तों अस्थायी। तो ये स्थायी कार्यपालिका में क्या कौन कौन से मेंबर होते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो भी अपन देखते हैं दोस्तों। स्थायी कार्यपालिका के अंदर दोस्तों चाहे आप केंद्र में देख लेना चाहे आप राज्य में देख लो, दोनों स्तर पे अपन देख सकते हैं। केंद्र में दोस्तों अगर देखें स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी तो जो भी सीनियर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं इनको दोस्तों 58 या 60 साल या 62 साल की उम्र तक अपने केंद्र में चुन लिया जाता है कि ये 58 या 62 साल की उम्र तक ये अपने केंद्र में कार्य करेंगे। उसी प्रकार राज्यों में दोस्तों जो भी अपने मुख्य सचिव है या फिर जो भी उच्च पद बोलते हैं जिनको अपने सीनियर ऑफिसर्स आईपीएस या आईएएस चुनते हैं तो वो दोस्तों राज्यों में भी चुन लिए जाते हैं और केंद्र में भी चुन लिए जाते हैं। तो वो 58, 60 या 62 साल की उम्र तक वो उस पद पे बने रहते हैं। तो जो सीनियर जो अधिकारी होते हैं जिनको चुना जाता है दोस्तों वो सब स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर दोस्तों ये सब आते हैं। राज्य के अंदर अगर अपन बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो भी मंत्रीगण हो सभी अस्थायी के अंदर आते हैं। तो चूंकि दोस्तों ये सब दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। 5 वर्ष बाद जनता फिर से इनका निर्वाचन करती है। तो इन सबको अपन अस्थायी में रखते हैं। और केंद्र में अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन सबको भी दोस्तों अपन अस्थायी कार्यपालिका के अंदर रखते हैं क्योंकि इन सब का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्ष ही होता है। 5 वर्ष बाद फिर से इनका निर्वाचन होता है। जबकि जो स्थायी मेंबर्स है दोस्तों जो भी इनके लिए डिसाइड कर देते हैं 58, 60 या 62 जो भी साल निश्चित कर देते हैं इतनी साल तक ये जो सीनियर्स ऑफिसर हैं वे अपने पद पे बने रहते हैं। तो इसलिए इनको कार्यपालिका को स्थायी और अस्थायी तौर पे विभाजित कर सकते हैं अपन। और ये जो स्थायी और अस्थायी ये दोस्तों आपस में एक दूसरे से समन्वय रख के ही कार्यपालिका में कार्यों का संचालन करते हैं और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने का कार्य ये दोनों मिलके ही आपस में करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अपन ने कार्यपालिका को समझा किस प्रकार से केंद्र में काम करती है, किस प्रकार से राज्य में काम करती है, कार्यपालिका में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी मेंबर है, उन सबको भी अपन ने देखा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं विधायिका। चूंकि दोस्तों अपन ने पहले भी देख लिया विधायिका का मूल कार्य है विधेयक पारित करना या बिल बनाना। तो बिल को लागू करता है कार्यपालिका लेकिन बिल बनाने का काम कौन करते हैं, विधायिका। अब विधायिका को भी दोस्तों मोटे तौर पे अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक केंद्र की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में दोस्तों मूलतः संसद आती है और संसद में दोस्तों आप सब लोग जानते हो लोकसभा और राज्यसभा कि कोई भी बिल या विधेयक पारित होने के लिए पहले लोकसभा में जाएगा फिर उसको राज्यसभा में जाएगा, दोनों से पारित कर लिया जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के साइन के लिए जाएगा, वहां से साइन होने के बाद वो बिल पारित मान लिया जाएगा। तो इसको सेंटर पे 2 लेवल भी दोस्तों संसद में लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यों में भी उसी प्रकार दोस्तों आते हैं। तो राज्यों में दोस्तों विधानमंडल, और विधानमंडल को दोस्तों 2 भागों में देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे दोस्तों जो विधानसभा है ये तो सभी राज्यों में विधानसभा, सभी राज्यों की अपनी विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद दोस्तों कुछ एक राज्यों में विधान परिषद है, कुछ एक राज्यों में नहीं है। विधान परिषद को दोस्तों वहाँ की सरकार अगर रखना चाहे तो रख सकती है और नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकती। तो ये विधान परिषद हर राज्य में हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो विधान परिषद दोस्तों हर राज्य में नहीं है और विधानसभा है दोस्तों वो हर राज्यों के अंदर विधानसभा है। क्योंकि वर्तमान में लगभग 7 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो और विधानसभा है दोस्तों वो हर राज्य की अपनी एक विधान परिषद है। तो यहाँ से अपने विधायिका देखी कि इसको अपन केंद्र में और राज्य में डिवाइड करते हैं। केंद्र में विधायिका किस प्रकार काम करती है, केंद्र में संसद होती है, उसके 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य स्तर पर अपन विधायिका को देखें तो विधानमंडल के रूप में कार्य करती है। विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद मिलकर कार्य करते हैं। तो ये सब राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद मिलके कोई भी बिल
को बनाते हैं या विधेयक बनाते हैं, और सेंटर पे ये संसद है दोस्तों, बिल या विधेयक बनाती है। बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, राज्यों में विधानमंडल को दिया गया है। तो यहाँ से अपन ने विधायिका को समझा। इसके बाद दोस्तों आता है अपनी न्यायपालिका। चूंकि दोस्तों यहाँ से अपन एक चीज और समझते हैं कि संसद है दोस्तों, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीजें आती हैं। तो इधर से भी दोस्तों जो अपने प्रधानमंत्री महोदय अपन को लेके चले या उपराष्ट्रपति को लेके चले या और जो कैबिनेट मंत्री है वो दोस्तों लोकसभा के भी मेंबर है, मतलब विधायिका के मेंबर भी हैं, और कार्यपालिका में भी अपन ने देखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री इधर भी हैं और ये इधर भी हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज समझिएगा कि जो मेंबर विधायिका के मेंबर हैं वो मेंबर कार्यपालिका के मेंबर भी हो सकते हैं। जब तक ये लोकसभा के मेंबर हैं तब तक, कब तक मेंबर है, जब तक इनको कोई मंत्री परिषद नहीं मिलता, कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिलता, जब तक ये जीत के आते हैं विधायक के रूप में रहते हैं, सॉरी लोकसभा में सांसद के रूप में रहते हैं। अगर सांसद यहाँ पे तो बोलते हैं इनको सांसद, तो जब तक ये सांसद के रूप में दोस्तों रहते हैं तब तक ये मेंबर रहते हैं विधायिका के। लेकिन जब इनको कोई मंत्री परिषद या कोई मंत्री का पद दे दिया जाता है उसके बाद ये आ जाते हैं कार्यपालिका में। तो चूंकि ये कार्यपालिका में भी कार्य करते हैं और विधायिका में भी, तो दोनों स्तर पे ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो कार्यपालिका और विधायिका एक रूप से अपन कहें तो दोस्तों ये सामंजस्य या आपसी सामंजस्य कार्य करते हैं, या फिर इसके बॉन्डिंग के रूप में कार्य करती है, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं। और जो न्यायपालिका है दोस्तों, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग के रूप में कार्य करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। चूंकि हमने देखा जो भी अपने प्रधानमंत्री महोदय हैं या जो भी अपनी कैबिनेट मंत्री महोदय हैं वो इधर लोकसभा में भी रहते हैं, राज्यसभा में भी हैं, और ये इधर कैबिनेट मंत्री के रूप में भी, यहाँ पे ये सांसद के रूप में कार्य करते हैं, यहाँ पे ये मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और इधर भी अपन राज्यों में अगर बात करें तो यहाँ पे विधानसभा में जो भी चुन के आते हैं, अगर उनको बोलते हैं अपन दोस्तों विधायक बोलते हैं अपन। तो ये विधायक यहाँ पे अगर रहते हैं तो विधायक, और अगर वही विधायक अगर उनको कोई मंत्री का दर्जा अगर मिल जाता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, गृह मंत्री बन जाते हैं, राज्य मंत्री बन जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार ले लेते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका एक बॉन्डिंग के रूप में कार्य करती है, और इसके मेंबर आपस में एक दूसरे के मेंबर हो सकते हैं। जबकि अब देखते हैं दोस्तों अपन न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है दोस्तों? अपने देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है दोस्तों कि न्यायपालिका वो किसी के अंडर प्रेशर में कार्य नहीं करती है, वो काम करने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र है। तो अपने देश की न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका अपन दोस्तों बोल सकते हैं कि अपने देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब है दोस्तों कि न्यायपालिका का एक क्रम है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक एक क्रम के रूप में कार्य करती है। जैसे सबसे नीचे अपन लोकल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करें तो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है दोस्तों, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ऊपर से बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे सब डिविजनल कोर्ट होता है दोस्तों। तो इनका एक क्रम होता है। अब दोस्तों ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है तो ये केंद्र का कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है तो ये राज्यों का कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई भी अपन अपील रखते हैं तो सबसे पहले अपन रखेंगे सब डिविजनल कोर्ट में। वहाँ से अगर वो खारिज हो जाता है, उसकी जमानत खारिज हो जाती है किसी व्यक्ति की या कोई मुकदमे में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उसको खारिज कर देता है तो अपन उसकी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी अगर उस अपील को खारिज कर देता है तो अपन उसकी जो जमानत की दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। तो ये जो जमानत की दरखास्त अपन जरूरी नहीं कि अपन अगर दिल्ली में रहे तो ही लगा सकते हैं, अगर अपन किसी भी स्टेट में रहे, किसी भी पर्टिकुलर गांव में रहे, वो व्यक्ति भी यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसलिए कोर्ट है ये न कोई राज्य के हैं न किसी केंद्र के कोर्ट है, ये कोर्ट है एक श्रृंखला के रूप में, क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। तो चूंकि दोस्तों अपन ने एक नीति निर्देशक तत्वों का अपन ने एक पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा भी था कि अनुच्छेद नंबर 50 है, ये बताता है संविधान में कि कार्यपालिका और जो ये कार्यपालिका है दोस्तों, इसको और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखा गया है कि ये कार्यपालिका अपने अलग से कार्य करेगी और न्यायपालिका अलग से कार्य करेगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं रखा गया है। चूंकि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका में अगर समन्वय हो गया, इनके अगर जो आपस में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो उनका अगर आपस में मेल मिलाप हो गया
तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने संविधान के उच्च पद हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगर ये न्यायपालिका इसके अंडर में कार्य करेगी तो ये अपनी मनमर्जी करवाएंगे और एक आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये निष्पक्ष इसी को इसी कारण से रखा गया है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो इस आर्टिकल को दोस्तों ध्यान रखना। और अपन दोस्तों अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि ये तीनों ही जो अपन ने पढ़ी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही मिलके दोस्तों अपन इसको एक ढांचे में पिरो के देख सकते हैं कि तीनों ही मिलके 3 स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय संविधान का जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाती हैं, उसको मजबूत बनाने में कार्य प्रदान करती हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही मिलके भारतीय संविधान के लोकतंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये 3 स्तंभ के रूप में जानी जाती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। अगर कभी कभार दोस्तों पूछा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो वो जिसको आप प्रेस या मीडिया अपन बोलते हैं, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो यहाँ से दोस्तों कुछ याद रखने लायक ज़्यादा तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ से आपकी एक समझ बना के लेके जा सकते हो कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। ये हमारे संविधान में किस प्रकार से तीनों मिलकर कार्य करती हैं, वो एक समझ अपन लेके चलेंगे, ताकि आने वाले जो भी PCS लेवल के जो भी एग्जाम्स है उसमें अपन किसी के बारे में अपने को लिखने के लिए बोल दिया जाए तो अपन अच्छे से लिख सकें। तो इसी को लेके वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन छोटे लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो 1-2 ऑब्जेक्टिव्स अपन देख सकते हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 50, उसके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका की पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति है वो जो अपना कार्यपालिका इसका प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान अपन को प्रधानमंत्री मानते हैं। राज्य लेवल पे अपन बात करें तो राज्यपाल प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान अपन CM को मानते हैं। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अपन छोटे लेवल्स के एग्जाम में याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अपन ने पढ़ा, देखा, समझा और याद किया। तो बने रहिएगा दोस्तों आपके अपने चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।